तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती हेतु नई नियमावली का प्रकाशन कल हो चुका है, यानी कि 10/4/2023 को। और जब से ये नियमावली आई है तब से इस नियमावली को लेकर के एक अलग सा माहौल शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के बीच में देखने को मिल रहा है। सभी लोग इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस नियमावली को लेकर के इतना विरोध किया जा रहा है? तो हम इस नियमावली में उल्लिखित कुछ प्रावधानों को देखेंगे और उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि इसका विरोध करना कितना सही है कि कितना गलत है। तो चलिए हम लोग इसके प्रावधानों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यह शिक्षक नियमावली 2023 पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि शिक्षक बहाली को लेकर के नियमावली पहले से मौजूद थी और उस नियमावली के आधार पर ही बहाली हो रही थी। तो फिर ये नई नियमावली बनाने का क्या रीजन था? तो सरकार का इस पर कहना है, अगर आप लोगों ने नियमावली को देखा होगा तो उसमें पहले या दूसरे लाइन में ये बात लिखा हुआ है कि हम विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने को लेकर के प्रतिबद्ध है और वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारे शिक्षक अध्यापक जो होंगे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लायक होंगे। और हालांकि सरकार यहाँ अपने बातों को ही कंट्राडिक्ट कर रही है। अगर सवाल है कि भाई अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू करने के लिए आपको नई नियमावली लानी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्व में जो नियमावली था उसमें कहीं ना कहीं खामियां थी। तो बिल्कुल, जब भी संशोधन किसी चीज़ का तभी होता है जब उसमें कुछ कमियां रह जाती है। हालांकि ये कमियां होना स्वाभाविक है, समय बदलता है। 2012 और 2023 में लगभग 10-11 वर्षों का फर्क होता है और 10-11 वर्षों में कई चीज़ें बदलती है और समय के अनुसार बदलाव करना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तभी आप समय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस नियमावली का जो मोटा प्रावधान है वो हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। सरकारी जो दस्तावेज होता है उसका जो भाषा होता है वो समझना हर व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग समझते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, जो शिक्षक होंगे वो जरूर समझ गए होंगे, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उन्हें अभी तक इस तरह के नियमावली से परिचय नहीं होगा। सरकारी कार्यों से शायद बहुत कुछ लोग होंगे, मैं सबों की बात नहीं कर रहा, पाला नहीं पड़ा होगा तो उनके लिए कुछ चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या हो सकता है कि आप समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। तो इस शिक्षक नियमावली का जो मोटा मेन पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट है कि चिन्हित आयोग के माध्यम से चिन्हित आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यानी कि सरकार एक बॉडी को चयन करेगा जो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, आपके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारित करेगी और वो आपका एग्जाम लेगी और वो आपके परीक्षा फल को प्रकाशन करेगी। इसके अलावे इस एग्जाम में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? तो इस एग्जाम में शामिल होने का जो पहला शर्त है वो आवेदक का भारत और बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। यानी कि इस एग्जाम में या इस शिक्षक बहाली में जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से होना है उसमें शामिल होने के लिए आपको भारत और बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिहार का अस्थायी निवासी, हालांकि मैं इस पॉइंट पे अभी स्पष्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन इस लाइन को पढ़ने से एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि इसमें केवल वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो बिहार के, यानी कि डोमिसाइल लागू होगा। इसके अलावे है कि इस माध्यम से जो शिक्षकों का चयन होगा उसका वेतन का निर्धारण कौन करेगा?
तो इसके वेतन का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और सेवा शर्त भी राज्य सरकार के द्वारा ही तय किया जाएगा कि आपका सर्विस कैसा होगा, आपका कार्य पद्धति कितने घंटों की होगी, आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी, कितनी फैसिलिटी मिलेगी, ये इसके अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है और ये आपके राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। अब इस एग्जाम में शामिल होने के लिए आपकी अर्हता क्या होगी, योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें पहला है कि आपको शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि बीएड, डीएलएड होना चाहिए, यानी कि आप शिक्षक प्रशिक्षण जो होता है, टीचर्स ट्रेनिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया जाता है उसमें आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ इसको समझिएगा, इससे पहले जब बिहार में शिक्षकों की बहाली होती थी तो ये एग्जाम पास करना ही आवश्यक होता था। ये जो नया एग्जाम की बात कर रही है, इस एग्जाम की कोई चर्चा नहीं होती थी 2012 के बाद। लेकिन अब है कि आपको पहले इस एग्जाम को पास करना होगा जो केंद्रीय सरकार सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से पात्रता परीक्षा आयोजित कराती है, और बिहार सरकार या हर राज्य सरकार भी अपने यहाँ शिक्षक बहाली को लेकर के इस पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाती है। वैसे तो आरटीई के गाइडलाइन के अनुसार हर साल इस परीक्षा का आयोजन हर राज्य सरकार को कराना आवश्यक है, लेकिन बिहार में अभी तक केवल 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है, एक बार 2011 में और एक बार 2017 में। इसके अलावा एसटीईटी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है बिहार में, और ये एग्जाम अभी तक बीएसईबी बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाती थी। इसके अलावा इस एग्जाम में आप सिर्फ 3 बार ही बैठ सकते हैं, अधिकतम 3 बार। अगर 3 बार में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे से आपको इस एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके अलावे इस एग्जाम में ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो बिल्कुल शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनकी नौकरी अभी नहीं लगे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक चीज और किया गया है, जो पहले से शिक्षक नियोजित हैं उनको भी ये अवसर प्रदान किया गया है कि वो भी इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस माध्यम से जिस शिक्षक का चयन होगा उसके लिए एक अलग संवर्ग बनाया जाएगा जो जिला स्तरीय होगा, उन्हें जिला संवर्ग का शिक्षक कहा जाएगा और वो राज्य कर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। अभी तक जो शिक्षक बिहार में नियोजित हुए हैं 2011 या 2003-4 या 2006, यानी कि बीपीएससी से जो शिक्षकों की बहाली होती थी उसके बाद जो भी शिक्षक बहाली होते हैं वो अलग अलग संवर्ग में बटे हुए थे, जैसे पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला परिषद के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षक लोग होते हैं वो जिला परिषद के अंतर्गत आते थे। तो ऐसा नहीं कि संवर्ग को खत्म कर दिया जाएगा, ये संवर्ग एज इट इज बना रहेगा। लेकिन अगर इस संवर्ग के शिक्षक, पूर्व से नियोजित शिक्षक जो पंचायती राज या प्रखंड स्तर के या जिला परिषद स्तर में भी कार्यरत, अगर वो शिक्षक इस संवर्ग में आना चाहते हैं तो उन्हें भी इस एग्जाम को पास करना होगा। और ये जो सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी की बाध्यता है वो 2012 के बाद से नियोजित हुए शिक्षकों के लिए है। वैसे शिक्षक 2012 के पहले जो नियोजित हुए हैं उनके लिए इस एग्जाम की बाध्यता नहीं है। वो अगर दक्षता परीक्षा पास किए हैं तो वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आपकी नियुक्ति भी हो गई, तो क्या नियुक्ति हो जाने के बाद ही आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है।
इस नियमावली के अंतर्गत आपको 2 वर्षों का प्रोविजन पीरियड होगा, यानी कि 2 वर्षों तक आप जिस विद्यालय में नियुक्त होंगे वहाँ शिक्षण का कार्य करेंगे। उसके बाद आपके कार्यों का पुनर्मूल्यांकन का आपके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने जो इस 2 वर्षों के दौरान सेवा दिया है वो संतोषजनक है या नहीं है। संतोषजनक होने के उपरांत आपको 60 साल के लिए अनुशंसित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो इस दिशा में आपका जो प्रोविजन पीरियड है उसे 1 साल के लिए और विस्तार कर दिया जाएगा, यानी कि एक मौका आपको 1 साल का और दिया जाएगा कि आप इस 1 साल में अपने आचरण को, अपने शिक्षण शैली को सुधार करें और सरकार जो आपसे चाहती है उसको फुलफिल करें। अगर आप उस 1 साल विस्तारित अवधि में भी आपकी सेवाएं संतोषजनक नहीं होती है तो उस अवधि में आपको एक एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा, और अगर जो आपकी रिक्रूटिंग बॉडी होगी उन्हें लगेगा कि आप का जो तर्क है वो तर्क सही नहीं है तो आपको सेवा से समाप्त कर दिया आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और तो ये मोटा मोटी प्रावधान है। अब इस माध्यम से जो शिक्षक बन जाएंगे, जिनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो उनको एक चीज है, जैसे अभी पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों का अलग अलग संवर्ग है, और वो लोग जैसे जो लोग पंचायती राज के अंतर्गत जिनका पंचायत में नियोजन हुआ है वो पंचायती राज्य के शिक्षक कहलाते हैं। जिनका प्रखंड स्तर पर बहाली हुई है उसे प्रखंड शिक्षक कहा जाता है और वो प्रखंड के एम्प्लॉय माने जाते हैं। लेकिन अगर इस माध्यम से आपकी नियुक्ति होती है तो आप बिहार राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ है कि फिर जब ये सारी चीजें हैं तो फिर इस पर इतना बवाल का रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि अब आप बताइए, जो शिक्षक अगर छठे चरण से पहले जो शिक्षक नियोजित हुए हैं वो लगभग सबका 8 साल 9 साल सर्विस पीरियड हो गया है। उससे पहले के जो लोग हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिनका 2003-4 में बहाली हुई है उनका 20 साल सेवा का हो गया है। और फिर अगर इसमें उनको आना होगा तो एग्जाम क्लियर करके आना होगा और उन्हें 2 साल के प्रोविजन पीरियड से गुजरना होगा। तो ये अपने आप में ही सही नहीं लग रहा है कि जो 20 साल सेवा दे रहा है उसको फिर से आप 2 वर्षों में जो है 2 वर्षों का प्रोविजन पीरियड से गुजारिएगा, तो ये कैसे भी न्यायोचित नहीं लग रही है। इसके अलावा वैसे शिक्षक जो अभी सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास करके नियोजन के इंतजार में बैठे हुए थे, इनके साथ भी इनको भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। सरकार ने जो कमिटमेंट के साथ हमसे एग्जाम लिया था उसमें सरकार कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर रही है। और इनका जो मांग है या इनका जो कहना है वो एक हद तक जायज भी है, क्योंकि जब बीटेट की तो एग्ज़ाम सरकार ने ली ही नहीं है 2017 के बाद, और 2017 में जिन लोगों का चयन हुआ था उनका लगभग सबका छठे चरण में बहाली हो चुकी है या कुछ बचे भी हुए होंगे। लेकिन एस्टेट का जब एग्ज़ाम लिया गया था तो उसके लिए बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया था, यहाँ तक कि पद का भी उल्लेख था कि कितनी वैकेंसी है। और फिर अचानक से नियम को बदल देना तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है। इसके अलावा आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और शिक्षकों का ये हमेशा से मांग भी रहा है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो राज्यकर्मी का दर्जा जब मिल रहा है तो शिक्षकों को तो खुश होना चाहिए, चलो हमारी मांगे सरकार मान रही है। लेकिन यहाँ एक क्लॉज है कि वेतन का निर्धारण को लेकर के अस्पष्ट स्थिति नहीं बन रही है कि क्या स्केल इनको मिलेगा। ठीक है, क्या पुराने शिक्षक
का जो पे स्केल था वो मिलेगा, जिसकी मांग हमेशा से रही है, इसके को लेकर नहीं है। तो राज्य का जहाँ तक तो सेवा शर्त कैसा होगा, पूर्व से शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू है, नियमित शिक्षकों के लिए वैसा ही सेवा शर्त होगा कि क्या होगा नहीं होगा, इसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति है। और अगर बात करें कि उन जैसे सेवा शर्त और उन जैसे पे स्केल की बात, तो सरकार तो कह रही कि वो कैडर डाइंग कैडर है, वो तो पद मृत हो गया हुआ है, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि वो वेतनमान और वही सेवा शर्त मिलेगा। और अगर मिलना ही है यही, तो उस नियमावली में एक लाइन हमारे हिसाब से और अगर जोड़ दिया जाता है कि इस प्रक्रिया से नियुक्त शिक्षकों की वेतन और सेवा शर्त जो है सो पूर्व में नियमित शिक्षकों के भांति ही होगा, तो शायद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो जाती। तो अभी इसको लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। शिक्षक और जो शिक्षक है और जो शिक्षक अभ्यर्थी बनने के लिए सीटेट बीटेट टेस्ट पास करके इंतजार में थे, उन लोगों के द्वारा भी अलग अलग विरोध प्रदर्शन की बातें की जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हमारे समझ से मोटा मोटा प्रावधान यही है। अगर कोई प्रावधान छूट गया होगा और कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे वीडियो को देखेंगे तो हमको जरूर गाइड करेंगे। अब सवाल है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थी जो इंतजार में थे उनको क्या करना चाहिए। देखिए, विरोध करना है वो तो करना है, नहीं करना है वो तो आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके सोच पर निर्भर करता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। पढ़ाई अगर मान लीजिए सरकार कल को डेट में इस नियमावली में कोई बदलाव कर भी देती है, तो आपका पढ़ा हुआ जो रहेगा वो काम ही आएगा। जब आप शिक्षक बन के विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ आपको वो काम ही देगा, न कि आपको नुकसान देगा। तो आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, साथ में आपको विरोध करना है, जो भी करना है वो भी करते रहना चाहिए, लेकिन पढ़ाई, क्योंकि अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानती और एग्ज़ाम लेती ही है और बहुत शॉर्ट पीरियड में लेती है, तो फिर वहाँ आपका सारा किया कराया पे पानी फिर सकता है। तो तैयारी कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे तैयारी करें। सरकार ने ये तो बोल दिया कि हम एग्जाम लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, ना पाठ्यक्रम अभी आया है ना पैटर्न अभी आया है, तो लोग किस आधार पर तैयारी करें। तो आधार इसका ये हम अभी वर्तमान में ले सकते हैं कि इससे पूर्व में जो 1998 में शिक्षक की बहाली के लिए बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, या पिछले वर्ष 2022 में जो प्रधानाध्यापक को लेकर के एग्जाम आयोजित की गई थी, तो उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न, उस एग्ज़ाम का जो स्वरूप था, उसी पैटर्न के आधार पर अभी हमको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर एग्ज़ाम होती है तो इस एग्ज़ाम को बीपीएससी ही कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि पूर्व में भी शिक्षक से संबंधित एग्ज़ाम बीपीएससी ही कंडक्ट करवाते आ रही है। तो बीपीएससी के पास इसका अनुभव भी है और बीपीएससी इस एग्ज़ाम को लेने में सक्षम भी है। और अगर इसके सिलेबस और पैटर्न को देखें तो ये मुख्यतः क्वेश्चन जो है, अगर जनरल क्वेश्चन की बात करें, अगर विषय विशेष के लिए एग्जाम होंगे तो उसका क्या होगा वो तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर जनरल पेपर जो 6 to 8 या मध्य विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली के लिए होती है, तो इससे पूर्व का जो प्रश्न पत्र हमने देखा है वो सामान्य अध्ययन विषयों का ही होता है। तो हमें उसी पर फोकस करके अभी तैयारी करना चाहिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पर हम सारे सब्जेक्ट तैयार करवाएंगे, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। और अगर आप लोगों ने प्रधानाध्यापक वाला क्वेश्चन देखा होगा तो उसका रिजल्ट काफ़ी कम आएगा। उसका रीज़न ये था कि क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछा था, तो थोड़ा सा अधिक पढ़ने की भी आवश्यकता है, समझ के पढ़ने की भी आवश्यकता है। तो मैं अपने चैनल पे, ये मेरा जीएस का ही चैनल है, मैं पूर्व से भी जीएस का क्लास करवा रहा हूँ। अलग अलग
गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तैयारी को लेकर के, तो मैं उसके साथ इसको भी करवाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।